मेरा एक बहुत ही पर्सनल प्रश्न है आपसे कि एक अच्छे ओहदे पर आप थे, सरकारी नौकरी भी थी, तो एक अच्छा खासा लोग दहेज की डिमांड करते हैं। आपने कितना दहेज लिया था? कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में आप मार खा के आए हो? नहीं, ये दहेज का आप पूछ रहे हैं। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग में आपका स्वागत है और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि संघर्ष से शिखर तक कार्यक्रम में हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने संघर्ष को एक चैलेंज के रूप में लिया है और अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के बल पर एक नया मुकाम हासिल किया है और शहर में और देश में अपना नाम रोशन किया है। तो आज की संघर्ष से शिखर तक की कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर के एसएसपी IPS अमित सांगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड थैंक यू। आज का ये जो इंटरव्यू है जो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग UPSC या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ हार कर बैठे हुए हैं। तो आज मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। तो सर, शुरुआत करेंगे, जैसे संघर्ष की बात हो रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात, मतलब जो होनहार होता है उसका बचपन में ही पता चल जाता है। जैसे आपने पुलिस में हमेशा से लीडरशिप किया है, एक लीडिंग पोजीशन आपको मिली है, तो क्या बचपन में भी, जैसे आप स्कूल में थे, जब छात्र जीवन आपका था, तब क्लास के मॉनिटर थे, क्लास में सबसे अव्वल आते थे? आप इतिहास कुरेद रहे हैं, पर हकीकत यह है कि यदि मैं स्कूल डेज़ की अपनी बात करूं तो स्कूल डेज़ में मैं बहुत, जिसको बोलूँगा, बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का विद्यार्थी नहीं था। मुझे याद आ रहा है कि जो हमारा प्राइमरी होता है, जिसको प्राइमरी हम बोलते हैं, या लोअर स्कूल जो है, 8th तक मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठीक था, बल्कि एवरेज से थोड़ा अच्छा ही था। उसके बाद जो इंटर कहलाता है या बाकी के जो क्लासेस हैं, उधर मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर मतलब मैं एवरेज मान सकता हूँ, आज के उसमें बोले तो एवरेज परफॉर्मेंस था। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज के भी यदि हम 2 पार्ट करें, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन में भी मैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर था। एक्सेलेंस नहीं बोलूँगा उसे, पर पोस्ट ग्रेजुएट में आके मैं एक्सेलेंस मैंने कर लिया था। तो मतलब मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि हमेशा हम टॉप पे रहें और वही हमारी किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का मापदंड होगा, ऐसा नहीं है। और यदि हम एवरेज भी हैं या कभी अच्छा कभी ख़राब करते हैं, और पर यदि हम ठान लें तो कॉम्पिटिशन्स निकल जाते हैं। सर, बात स्कूल की हो रही है, स्कूल का बचपन अलग ही होता है। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में आप मार खा के आए हो? ये आपने क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली तो अब तो ये सब नहीं होता है, पर जिस वक्त मैं स्कूल में था, मुझे याद आ रहा है कि एक बार शायद 9th की बात होगी या 8th की बात होगी, तो हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर थे और वो, जिसको मैं बोलूँ, परफेक्शन वाले थे। यानी ज़रा सा भी कुछ गलत हो जाए तो उनको ये लगता था कि भाई गलत क्यों हुआ। और ख़ासकर कुछ हम लोग थोड़ा सा जो एवरेज या एवरेज से ऊपर जो अच्छे स्टूडेंट थे, तो उनके लिए लगता था कि इन्हें गलती नहीं करनी चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है, एक शायद 9th की बात होगी, ये शायद मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का पीरियड था या जो भी था, तो उसमें एक कुछ गलती हो गई। और गलती हो गई तो उसके बाद जो है मतलब उन्होंने बोला ये क्यों हुई गलती, तो उसका मेरे पे बहुत कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब हो गई गलती तो आके उन्होंने जो है कान मेरा काफ़ी देर तक उमेटे रखा, तो वो मुझे एक वाक़या अभी भी याद आता है। परंतु उससे उन शिक्षक के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ा। और फिर उसके बाद मुझे याद आ रहा है उनकी क्लास में कभी भी मेरे से कोई गलती नहीं हुई। सर, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है आपका हिंदी मीडियम रहा सर, क्या इंग्लिश मीडियम रहा? मेरा हिंदी मीडियम था। मेरा शुरू से स्कूल डेज से लेके और कॉलेज तक हिंदी मीडियम रहा है, और प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी मैंने दी हैं वो सभी मैंने हिंदी मीडियम में दी हैं। और ये ज़रूर है कि जो स्कूल डेज़ में एक स्पेशल
हायर लैंग्वेज लेनी पड़ती है वो मैंने इंग्लिश ले रखी थी, बट हमेशा मेरा हिंदी ही रहा है। और ये जब पीएससी मैंने क्लियर किया था तो उसमें एक हिंदी का पेपर होता है, तो उसमें मुझे अभी भी याद आ रहा है वो 300 मार्क्स का था और उसमें मुझे 224 मार्क्स मिले थे। तो जो स्कोर हुआ था उसमें बहुत बड़ा योगदान इस हमारी मातृभाषा का था। सर जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं, कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि वो चाहते हैं कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, मतलब बच्चा पहली क्लास में जाते ही फर्राटेदार इंग्लिश बोली। तो आपको लगता है कि सफलता में कहीं ना कहीं इंग्लिश का योगदान है, या हिंदी में भी हो तो मतलब बराबर ही रहता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और जैसा अभी आप देख भी रहे हैं, हमारा जो शासकीय कार्य है वो भी 90% हिंदी में ही संपादित होता है, 90 क्या बल्कि ज़्यादा हिंदी में ही संपादित होता है। और जहां हम कार्य कर रहे हैं, हम यदि मध्य प्रदेश की ही बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा, सारे कार्यों की भाषा, घर में बोलने वाली भाषा, ये हमारी मातृभाषा हिंदी ही है। और किसी भी तरह से हिंदी मीडियम से आने वाले छात्र कहीं भी इन्फीरियर नहीं है, कहीं भी कमतर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आपकी सफलता प्राप्त करने की जो यात्रा है उसमें आपका इंग्लिश अच्छा ना होना या हिंदी बहुत अच्छा होना, इंग्लिश उससे कम होना, कहीं भी बाधा आती है। सर आपके जो पिताजी थे वो अच्छे सरकारी ओहदे पर थे, शायद इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में। तो बचपन से ही सोच लिया था कि सरकारी सेवा में जाना है, या मतलब आज भी मैं देखता हूँ जैसे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी मिले। उनके मन में एक थॉट रहता है कि थोड़ी आराम की नौकरी हो जाएगी और परमानेंट नौकरी भी हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कभी कुछ टारगेट पूरा नहीं होता है, कुछ होता है। तो आपके साथ क्या था, मतलब पहले से ही सोच लिया था कि करना सरकारी नौकरी ही है? हाँ, ये आपकी बात सही है। मेरे मन में शुरू से ये था कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि पेरेंट मतलब मेरे जो पिताजी थे वो शासकीय सेवा में थे, अच्छी शासकीय सेवा में थे। और घर में कोई बिजनेस या इस तरह का कोई माहौल था नहीं। और शुरू से ही मैंने सोच रखा था कि किसी अच्छी शासकीय सेवा में मुझे आना है। सर बात आपकी कॉलेज लाइफ की करते हैं। कॉलेज में जैसे अब तो काफ़ी कम हो गया है, पहले रैगिंग बहुत हुआ करती थी। पहले मतलब एक खौफ रहता था कि रैगिंग होगी, मतलब जूनियर्स जो होंगे, आज भी कहीं कहीं सुनने में आता है, लेकिन अब तो कम हो गया है। ग्वालियर में खासकर कम हो गया है रैगिंग को लेकर। आपके संग कोई ऐसा वाकया कि कभी रैगिंग हुई और कुछ समस्या आई हो? नहीं, ये आपका कहना सही है। पहले रैगिंग का काफ़ी वो था, बोलबाला था, परंतु लेटर ऑन उसमें कई नियम कानून भी बन गए और लोग भी जागरूक हो गए, तो ये सब चीज़ें अब बंद हो गई हैं। और मेरे समय भी चूँकि उस वक्त जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे, जो इंजीनियरिंग के हैं या मेडिकल के हैं, उन संस्थानों में इस तरह की शिकायतें बहुत आती थी। परंतु जो आप बीएससी बीए वगैरह कर रहे हैं तो उसमें ये शिकायतें कम थी। तो इस तरह का कोई बहुत मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। सामान्यतः जो परिचय वगैरह होता है या उसी दौरान कुछ ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस वही था। परंतु रैगिंग को लेके कभी परेशान होना पड़ा हो, इस तरह की कोई रैगिंग का वाकया मुझे याद नहीं आता है और हुआ भी नहीं है। सर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको कॉलेज में ही पढ़ाने का मौका मिला था, लेकिन उस मौके को आपने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आप सीधा पुलिस सेवा में आ गए। तो ऐसा कौन सी घटना हुई या ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आपको लगा कि मुझे ये लेक्चरशिप नहीं करनी है, अब मुझे पुलिस में जाना चाहिए? ये सही है। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था तो उस वक्त उसके कुछ समय पहले से एक यूजीसी का बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम चालू हुआ था, अभी भी वो चल रहा है, JRF नेट और एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप। तो उस वक्त ये काफ़ी टफ हुआ करता था। अब तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको निकाल लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो वो मैंने क्लियर किया था। उसमें एक आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता था और साथ में आप PhD वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ी सुविधा थी। और साथ में जो लेक्चररशिप के लिए आपको किसी भी कॉलेज में जाना रहता था तो वो एक तरह से आपका सर्टिफिकेट था। उसके बाद मैंने एक बड़े कॉलेज में लगभग 2 साल तक पढ़ाया। वो परमानेंट जॉब नहीं था, पर ये था कि आगे चल के हो जाता। पर ये था कि मन में थोड़ी इच्छाएं और थीं कि कोई अच्छी शासकीय सेवा में आना है, जिसमें थोड़ा सा काम करने का और मौका मिले और पब्लिक डोमेन भी हो।
तो कॉम्पिटिशन्स में देता रहा, और मैं बल्कि ये कहूँगा कि जो मैंने 2 साल कॉलेज में पढ़ाया, कहीं ना कहीं उससे ये जो कॉम्पिटिशन्स के लिए जो मेरी तैयारी चल रही थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली। सर, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें अगर, जिससे मैं देखता हूं कि जो तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो उन्हें समय बहुत लगता है, मतलब कई बार एग्ज़ाम्स ही कैंसिल हो जाते हैं। जैसे पीएससी एमपीपीएससी की बात करें तो काफ़ी सालों बाद एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो सुनने में आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 16-16 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं, कभी कभी 15-15 दिन नहाते नहीं हैं, मतलब इतने ज़्यादा टारगेट। आपका पढ़ाई का क्या रहता था, मतलब कितना पढ़ते थे आप और कैसी तैयारियाँ करते थे? देखिए, चाहे हम पीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें या किसी भी बहुत अच्छे हम कंपटीशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, इसमें ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कई एग्ज़ाम्स रहते हैं, कई ऐसे लक्ष्य रहते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट के माध्यम से अपना सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। परंतु जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, पीएससी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है, अपना जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा रखना पड़ता है, मैं तो ये बोलूँगा, और ये अपने को लगातार अपडेट करना पड़ता है। और इनकी तैयारी कोई 2 महीने 3 महीने में भी नहीं हो सकती, एक लंबी सतत प्रक्रिया रहती है। आपको कॉलेज डेज से ही ये सोचना पड़ता है कि हमको यूपीएससी या पीएससी क्रैक करना है, तो तब बल्कि स्कूल डेज से ही लोग इसमें तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और वास्तव में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके स्टडी आवर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कम से कम 10-12 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि मैं अपने खुद की बात करूं तो चूँकि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो उस वक्त मेरा जो सब्जेक्ट था उसमें तो एक तरह से मैं बोलूँगा मेरी मास्टरी हो चुकी थी, और एक अन्य सब्जेक्ट था उसे भी तैयार करने में मुझे परेशानी नहीं गई। तो जो मेरा अध्यापन का जो मेरा जीवन था 1.5-2 साल का, उससे बेस तैयार करने में इन प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे बहुत मदद मिली, और जनरल नॉलेज वगैरह में पढ़ता था। परंतु मैं जो युवाओं इस परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि शॉर्टकट इसमें ना अपनाएं, और 100% सिलेबस हमको कवर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो ध्यान है ये कहीं और नहीं जाना चाहिए। जैसे अर्जुन की आँख वाली जो कहानी है, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और यदि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो मान के चलिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और मेहनत ही, सिर्फ मेहनत ही एक सफलता की कुंजी है। सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था या कितने अटेम्प्ट आपने लिए थे क्लियर करने में एग्ज़ाम? ये पीएससी का जो था ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, और ये मैंने बताया कई बार लक फैक्टर भी रहता है, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट में भी नहीं होता है। तो कुछ इस तरह का था कि एक पर्टिकुलर ईयर में मेरा 3-4 कॉम्पिटिशन्स में इकट्ठे सिलेक्शन हुआ था, और थोड़ा फोर्सेस के लिए मन में हल्का सा रुझान पहले से था। तो ये एक मेरा एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हो गया था, काफ़ी अच्छे पद के लिए, गस्टेड पद के लिए। इसके अलावा कस्टम्स में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, यहाँ भी सिलेक्शन हो गया था। और चूँकि मैंने जैसा बताया जेआरएफ नेट क्लियर था, तो 2-3 जगह मेरा लेक्चरशिप के लिए भी लगभग सिलेक्शन हो ही गया था। तो वो एक पर्टिकुलर समय ऐसा था कि वो 3-4 कॉम्पिटिशन्स में इकट्ठे सफलता मिली थी। पर यह है कि जो मैंने बताया कि अगर मेहनत अच्छी और थोड़ा सा आपके किस्मत ने साथ दिया है तो अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकल जाते हैं। सर, जब अच्छा करियर बन जाता है, एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है शादी होती है। आपकी भी शादी हुई, विवाह हुआ। तो मेरा एक बहुत ही पर्सनल प्रश्न है आपसे कि एक अच्छे ओहदे पर आप थे, सरकारी नौकरी भी थी, तो एक अच्छा खासा लोग दहेज की डिमांड करते हैं। आपने कितना दहेज लिया था? नहीं, ये दहेज का आप पूछ रहे हैं, तो ये दहेज की स्थिति ये थी कि उस समय जो एक मिनिमम शादी हो सकती थी दोनों पक्षों की सहमति से, सबसे मिनिमम खर्चे से वो शादी हमारी हुई थी। और दहेज को बोलूं तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात उसमें नहीं थी। मेरा सिर्फ ये था, चूँकि मैं पुलिस जॉब में आ गया था, तो
मेरे मन में ये था कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जो हो वो गवर्नमेंट सर्विस का हो, जिससे कि एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो, और सेकेंडली एजुकेशन अच्छी हो, जिससे कि हम कभी घर में समय नहीं दे पाएँ तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है उसको ध्यान दे दे। तो ये मैंने मन में सोच के रखा था और लगभग इसी तरह का कुछ मेरी शादी में हुआ था। सर, जब आपकी दंतेवाड़ा में पोस्टिंग हुई तो माता पिता को, और शायद उस समय आपकी शादी भी हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हमारा बेटा जा रहा है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर नक्सलाइट एरिया है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे आपने उस केस को हैंडल किया और वहाँ पर कैसे आपने पुलिसिंग की और कैसे सफलता हासिल की? मतलब जो मुझे जानकारी, वहाँ पे आप सफल एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आपने कार्य किया है, तो कैसे वहाँ पर कार्य कर पाते थे और निगेटिविटी को कैसे हैंडल करते थे? जैसे घर की तरफ से फ़ोन आते होंगे, स्वाभाविक है, मैम की तरफ से भी आते होंगे कि छोड़ो आ जाओ यहाँ, कैसे आपने हैंडल किया वो? हाँ, ये बात ज़रूर है कि उस वक्त मतलब बहुत पुरानी हम बात कर रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो जो नक्सलाइट्स थे वो छत्तीसगढ़ जो अभी अलग होके राज्य बन गया है वहीं पे उनकी दखल ज़्यादा था, और दंतेवाड़ा का जो इलाका था वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। और मेरी पहली जो इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हुई थी एसडीओपी की, वो दंतेवाड़ा में ही हुई थी, और मैं वहाँ पे कुछ समय रहा था। तो निश्चित तौर पे माता पिता को चिंता होती है, और जब भी फ़ोन पे बात होती थी तो वो चिंता व्यक्त भी करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोग जंगलों में जाते थे, ऑपरेशंस के लिए जाते थे, तो मैं ये बातें बताया नहीं करता था घर पे कि आज क्या प्रोग्राम है या आज का क्या कार्यक्रम है। और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि 2-3 हॉल्ट जंगलों में ही करने पड़ते थे, तो वो भी मैं नहीं बताता था कि आज 3 दिन हम रुके थे, फ़ोन नहीं लगा या कुछ इस तरह की बात मैं बता देता था कि स्वाभाविक रूप से चिंता होती है। और वैसे मेरी जो माँ है वो मतलब उनके फादर यानी मेरे नाना जी जो हैं वो आर्मी बैकग्राउंड के थे, तो उनको ये सब बातें काफ़ी अच्छे से मालूम थी, पर इस सब के बावजूद चिंता होना स्वाभाविक था। और एक ज़रूर था कि जब मैं वहाँ पोस्टिंग में था उसी दौरान शादी हुई थी, तो ये ज़रूर एक मतलब मेरी श्रीमती जी के मन में है कि 5 महीने तक शादी के बाद हम उनको साथ लेके नहीं गए, वो उनको घर पे ही रहना पड़ा। तो वो एक ऐसी बात है जिसका कोई मेरे पास उपाय नहीं है। वो मतलब हमेशा एक बात चलती रहती है कि जब शादी हुई थी और 5 महीने तक आप मेरे को साथ में नहीं लेके गए थे, तो ये एक बात है। पर चिंता होती थी, पर समय अच्छे से निकल गया क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे, और कोई भी ऑपरेशन होता है वो पूरा उसमें रिस्क फैक्टर जो हैं उसको देखते हुए और पूरे उसके साथ होता है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ होता है। तो इस तरह की कोई बात नहीं आई। यद्यपि उस समय ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हुए थे और कई हमारे पुलिस अधिकारियों को उसमें शहीद भी होना पड़ा, परंतु ईश्वर की कृपा से मेरा जो समय था वहाँ ठीक निकल गया। सर, एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या आप भी मानते हैं किसी आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे कोई महिला है, आपकी माँ या सिस्टर आपकी, या फिर आपकी वाइफ? सफलता कभी भी व्यक्ति को अकेले नहीं मिलती, और उसमें उसके परिवार का, उसके परिजनों का बहुत हाथ होता है। मेरे मदर फादर हमेशा मोटिवेट करते रहे। जैसा मैंने बताया कि मेरा कई बार स्कूल कॉलेज में स्कोर अच्छा नहीं होता था, परंतु कभी भी उन्होंने उसको डांटा नहीं, अदरवाइज़ नहीं लिया। हमेशा ये हुआ कि बेटा अब अगली बार अच्छे से स्कोर करना, या ये सब्जेक्ट तुम्हारा वीक रह गया है इसको अच्छे से करना। परंतु मेरी जो सिस्टर हैं, जो मेरे से बड़ी हैं और डॉक्टर हैं, काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और उनका हायर सेकेंडरी में उस वक्त पीएमटी हुआ करती थी, नीट बाद में चालू हुआ। पीएमटी में उनकी फर्स्ट 3 में रैंकिंग थी, और ओवरऑल मेडिकल कॉलेजेस में भी उनके करीब 12-13 गोल्ड मेडल हैं। तो उनको देख के ज़रूर लगता था कि इसका आधा भी हमने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से निकल जाएंगे। तो पढ़ाई के लिए वो एक प्रेरणा का काम करती थी, और उनकी जो स्टडी थी और उसका जो तरीका था वो तो अभी भी हम उसको छू नहीं सकते, पर निश्चित तौर पे वो घर पे ही थी, तो उनकी पढ़ाई देख देख के ये लगता था कि मतलब कुछ कर लेंगे। सर, लगभग 25 साल आपको इस पुलिस लाइन में हो चुके हैं। एक सर मिथ है कि पिज़्ज़ा कंपनियां दावा करती हैं कि हम 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा पहुंचाने की गारंटी लेते हैं, लेकिन हर बार मतलब
कई बार देखा जाता है, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। तो कभी 25 साल आपको हो गए कि आपने सोचा कि पुलिस टाइम पर पहुंचे हर जगह? नहीं ऐसा मतलब पुलिस के बारे में बना लिया गया है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे जो 2-3 योजनाएं चल रही हैं, जैसे डायल 100 है, उसका जो एवरेज रिस्पांस टाइम है कहीं कहीं तो 5 मिनट है। मतलब यदि आप डायल करेंगे और जो फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल उसको बोलते हैं FRV, फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल हमारा विदिन 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स जो है वो आ जाएगा। तो ये पहले ज़रूर कई बार इस तरह की बातें आती थी, आज से 10 साल 15 साल पहले, जब कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो पुलिस को सूचना मिलने में देर हो गई, पुलिस पे अच्छे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, अच्छे बल की भी कमी थी। परंतु आजकल ऐसा नहीं है, आजकल पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है और इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है। और वास्तव में जितना कम रिस्पांस टाइम पुलिस का रहेगा, उतनी ही पुलिस की विश्वसनीयता जनता में बढ़ती है। और अभी भी कई बार ऐसे वाक़ये ग्वालियर में भी होते हैं, यद्यपि अभी एक बड़ी घटना ATM कटिंग की हुई थी, परंतु उसके पूर्व 6-7 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कोशिश किसी ने की तोड़ने की और पुलिस पहुंच गई और उसको पकड़ लिया। तो ये बात आपकी सही है, पहले इस तरह का एक पुलिस के बारे में लोगों का नज़रिया था, परंतु अब ये दूर होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो आगे चल के ये बिल्कुल एट पार हो जाएगा कि सूचना गई और पुलिस आ जाए। सर, शहर में कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल गया है दिखावे का, खासकर जो किशोर वर्ग के युवा हैं, वो लोग अवैध हथियार या लाइसेंसी हथियार भी है तो उसका प्रदर्शन करते हैं, बर्थडे पे तलवार से केक काट रहे हैं या अननेसेसरी जिनकी ज़रूरत नहीं है वो प्रदर्शन करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? एक बार मैंने और भी बोला था कि भाई यदि कट्टा, बंदूक, तमंचा लहरा के और आपको इतना शौक़ आ रहा है तो आप सेना में भर्ती होइए, फ़ौज में भर्ती होइए, पुलिस में भर्ती होइए, जिससे आपका शहर और आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व कर सकें और आपको भी ये गर्व रहे कि यदि हमने गोली चलाई तो दुश्मन पे चलाई। ये कट्टा, बंदूक और ये तमंचे अवैध रूप से लहरा के आप सिर्फ अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, अपने माता पिता को मुसीबत में डालते हैं, इससे ज़्यादा और ये कुछ नहीं। सर, अब चलते चलते लास्ट, क्योंकि समय की उपलब्धता कम है आपके पास भी, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम भी हो जाता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जिस वर्क में हैं, जिस फील्ड में हैं, वहाँ भी नेगेटिविटी बहुत आती है। जैसे आप पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन तब भी आप अगर सोशल मीडिया देखते हो तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हो, कहीं ना कहीं अपने को डिमोरलाइज फील करना पड़ता हो। और आप तो यहीं साथ में जो आपके अधीनस्थ लोग काम कर रहे हैं उनको भी बहुत नेगेटिविटी आती है कि हम लोगों ने तो इतनी मेहनत की जान पे के लिए, लेकिन तब भी लोग कमेंट्स में सोशल मीडिया पे पुलिस को इतना गंदा बोलते हैं। तो उस नेगेटिविटी को कैसे आप दूर करते हैं अपने जो अधीनस्थ ऑफिसर है उनके लिए? ये आपका एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये बात सही है कि पुलिस के कार्य में नेगेटिविटी जो है वो आती रहती है। और यदि हम कोई भी वेब पोर्टल देखें, कोई भी न्यूज़पेपर देखें या जो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, किसी एक घटना के लिए वाहवाही आएगी और पता चला अगले ही क्षण पुलिस के लिए तमाम नेगेटिविटी आ जाएगी। अब चूँकि मेरा एक सर्विस का एक लंबा वो हो गया है, तो जिसको बोलते हैं कि मैं इस चीज़ से उबर चुका हूँ और मुझे ये लगता है कि सिर्फ आपको अपना काम अच्छे से करना है। अगर आप नियम कानून से सही काम कर रहे हैं, अगर नेगेटिविटी आएगी भी तो वो क्षणिक रहेगी, वो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी। परंतु यदि आप पॉजिटिव काम करते रहेंगे तो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो नेगेटिविटी को पूरी तरह से दबा देगी। मैं अपने अधीनस्थों को यही बोलता हूँ कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है भगवान ने और आपकी योग्यता ने, जिसमें आप लोगों का अधिक से अधिक भला कर सकते हैं। यदि आपके थाने में दिन में 50 लोग आ रहे हैं, 50 में से यदि आपने 25 को भी अच्छे से सुन के उनका काम कर दिया, तो जो आपको खुशी मिलेगी, 2-3 यदि नेगेटिविटी भी आ रही हैं तो वो उसको कवर कर लेगी। तो मेरा यही मानना है कि एक पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों की सेवा के लिए आपको मिला हुआ है और इसमें आप अधिक से अधिक लोगों का काम कर सकते हैं। और उसके बावजूद आपकी कार्य में, आपके प्रोफेशन में, जिसको हम प्रोफेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं, इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। परंतु यदि आप सही हैं, अंदर से आपके इरादे नेक हैं, तो ये नेगेटिविटी क्षणिक रहेगी या कुछ समय चल के ख़त्म हो जाएगी। सर, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं PSC की या UPSC की, उनके लिए भी 2 शब्द आप कहिए।
ये मैं उनको फिर बोलूँगा कि पीएससी और यूपीएससी ये एक बड़ा कठिन सफ़र है और इसमें आपको ठानना पड़ता है कि हमको इसे क्रैक करना ही है और ईमानदारी के साथ ठानना पड़ता है। बहुत सारे लोग दिल्ली चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, बहुत नामी गिरामी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ जाके जो ध्यान और जो मेहनत देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, खुद को और अपने घर वालों को एक तरह से अंधेरे में रखते हैं। परंतु यदि आप ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और जिसको मैं बोलूँगा कि आपको एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो ये एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाते हैं। बस इसमें यह है कि हिम्मत नहीं हारना है, मन में निराशा नहीं लानी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि आदमी, कोई भी विद्यार्थी है, उसका मूल्यांकन करने वाला वो स्वयं होता है। उसको ये बहुत अच्छे से मालूम रहता है कि हम कौन सा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो अपना खुद का मूल्यांकन प्रतिदिन आपको करते रहना है कि हमें इस क्षेत्र में हमारी कमी है और यदि ये मूल्यांकन आपने सही कर लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ये मेरा सभी को कहना है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आज संघर्ष से शिखर तक के एपिसोड में थे ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस अमित सांघी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, अपने संघर्ष के दिनों को हमारे साथ साझा किया और स्टूडेंट्स को बताया कि वो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, निगेटिविटी को कैसे हैंडल करें। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।